हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब आज हम एप्लीकेशंस के बारे में तो बात करेंगे साथ में बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे बड़ी जो डाउट्स आती है स्टूडेंट्स को, वो डाउट आ रही है कि सर जी सीबीक्यू क्या है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के सीबीएसई हमारे सामने पेश करने वाली है, किस प्रकार का टैकल्स रहेगा, किस प्रकार की हार्डनेस रहेगी, किस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो बड़ा इजी सा वे लेके आया हूं, बिकॉज सारी चीजें आपको आती है। बस सीबीएसई आपको जनरली ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस की नॉलेज है, क्या ये आप जानते हो कि आपके डेली रूटीन लाइफ में ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, क्या आपको इनकी पूरी कंप्लीट नॉलेज है, क्या टीचर ने आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दी है इस चीज के बारे में। तो सीबीएसई आपके ये सारी चीजें चेकआउट करने वाला है ड्यूरिंग दिस 2026 एग्जाम के थ्रू। तो आप सबका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो फोकस सिर्फ एक ही है कि मुझे जनरली अवेयर रहना है कि टॉपिक किस प्रकार मेरे सामने आने वाला है। तो मेरा मेन मकसद जो रहेगा इस स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने का, वो यही रहेगा कि आप सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हार्ड मान के बिल्कुल भी ना चले, बिकॉज मास्टर जी क्लासेस जो आपके सामने इस समय पेश है तो वो आपके लिए इन क्वेश्चन को क्या बना देगी, बड़ा इजी बना देगी। बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस की नॉलेज इस समय आप सभी को है। बस मेन डाउट्स रहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे सर, और वही क्वेश्चन हम लेके आएंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे बायोलॉजी के साथ, देन चलेंगे हम फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो इनको धीरे धीरे हम सबको सोल्व करेंगे। तो बड़े टाइम के साथ हम यहाँ पे आए हैं, तो इस चीज से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जिन बच्चों को इस लेक्चर की नीड है उसको जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं कि इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कमेंट आप इस पे दे सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बहुत प्रॉब्लम कोज करता है, बट द थिंग इज दैट असर्शन रीजन कोई बड़ी बात नहीं है। असर्शन रीजन बड़ी बात इसलिए नहीं है माय डियर, बिकॉज वहां पे आपको ट्रू फॉल्स ही तो छांटने हैं। ट्रू फॉल्स को एक प्रकार से असर्शन रीजन का मैसेज दे दिया, एक रूप दे दिया, एक ऊपर स्किन दे दी है कि आप इसको जानिए। बस यहाँ पे एक चीज का जानना है, क्या आप बेसिक कंसेप्ट के साथ अपनी नॉलेज को अटैच कर पा रहे हो। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है उस चीज को भी आपको जज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है यहाँ पे, वो है कि जो असर्शन है वो क्या है, वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स। वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि वॉर्म ब्लडेड एनिमल जो आपके सामने होते हैं, पहली बात तो होते कौन है सर जी, पहले तो उनको जान लेते हैं। वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी हॉट हो कोल्ड हो, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इनका बॉडी टेम्परेचर मेनली कांस्टेंट रहता है। तो इनमें एग्जांपल किसके आगे, मैन यानी ह्यूमंस, मैन, बफेलो, काऊ, एटसेट्राज, ये सारे के सारे आपके क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो अबाउट द असर्शन रीजन। असर्शन रीजन एक प्रकार से सबके लिए एक टैकल प्रॉब्लम रहती है। टैकल प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि सब इस चीज को एक हार्ड फील करते हैं। 30-40% स्टूडेंट है जो असर्शन रीजन से डरते हैं। पर माय डियर, मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, असर्शन रीजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास में आप ट्रू फॉल्स करके आते हो। तो वही ट्रू फॉल्स है आपके सामने, बस आपको ट्रू और फॉल्स छांटना है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ए और बी में से होगा, अगर दोनों एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो सी और डी में से होगा। तो नॉर्मल सी बात है, बस आपको क्या करना है, इंटरलिंक देखना है इनका, इनका क्या कनेक्शन है। तो इनका कनेक्शन चेक करना, तो अपनी नॉलेज के साथ अगर शेयर करोगे, देखोगे तो ये सारे आंसर आपको आते हैं। पर यहाँ पे जो पहली बात आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स किसके बारे में बात हो रही है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते क्या है। दोज एनिमल्स which maintain, those animals which maintain their constant body temperature, जो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, उनके बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस यानी हम, काउज, डॉग्स, एटसेट्रा, यानी आप समझ गए होगे जितने भी
वेल आल्सो, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, काउस, डॉग्स हो गए, ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो इनके बारे में बात हो रही है। हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो वार्म ब्लडेड यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में बात हो रही है, लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। तो लाइफ प्रोसेस में आप ह्यूमन हार्ट पढ़ के आते हो, तो यहाँ पे सेपरेट रखा जाता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल जानते हैं जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो सेपरेट प्रोसेस चलते हैं जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, ट्रू हो जाती है। क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। डन है जी। वार्म ब्लडेड एनिमल नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वार्म ब्लडेड एनिमल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये ज्यादा फूड खाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं ताकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। तो उसी चीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। देखिए ये चीज जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो सीबीएसई आपके सामने इस बार देने वाली है। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पे करवाने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए कुछ बेनिफिटेड लगी है, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे क्लियर हो रहे हैं, मेरे डाउट्स क्लियर हो रही है, और मैं पहली बार अगर इन क्वेश्चंस को देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के मुझे क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपके लिए अगर प्लस हो रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटरलिंक, क्योंकि यहाँ पे वार्म ब्लडेड के बारे में बात हो रही है और यहाँ भी वार्म ब्लडेड के बारे में बात हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो चेक मी, तो यहाँ चेक करें तो आंसर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। तो ये 1 क्या है, यहाँ पे असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 1। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, चेकआउट कर लो। अगर आपकी कोई भी डाउट आती है, कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो फटाफट आप मुझसे इस क्वेश्चन की जानकारी ले सकते हो और ज्यादा डिटेलिंग में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा आया हमारे सामने। हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। Hemoglobin and chlorophyll have similar structure. A molecule of hemoglobin is composed of the atom of 4 elements: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, all 4 organized around iron. देखिए हीमोग्लोबिन हम सब जानते हैं हमारे आरबीसी यानी हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन सप्लाई में हमारे ब्लड में मदद करता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना। एक प्रकार की हमें केस स्टडी दे दी है यहाँ पे। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में जो बात हो रही है, 4 एलिमेंट्स के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑल 4 ऑर्गेनाइज अराउंड आयरन। तो बिल्कुल है जी, हीमोग्लोबिन का सबसे मेन पार्ट होता है आयरन होता है। क्लोरोफिल इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनसे मिलकर बना होता है। और ये चारों के चार किसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज होते हैं, मैग्नीशियम। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, जो एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी का आंसर है, वो किसी ना किसी का क्या है, आंसर है। ये मान के मत चलना कि ये सिर्फ अभी क्वेश्चन आ गया, कल हमसे इसके बारे में पूछेगा नहीं, और सेम ऐसा ही रहेगा। अगर आप ये लेके चल रहे हो इस चैनल पे, मैं आपको सिर्फ क्लियरली एक एक बात आपको समझाऊंगा। बोर्ड क्लास में कोई भी चीज आपकी ये नहीं कि हम छोड़ के चलें। एक एक चीज जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में है, चाहे वो आंसर फॉर्म में है, वो किसी ना किसी प्रकार से आपके सामने रहेगी रहेगी। तो क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना है, जो केस स्टडी सामने आई है उसको भी ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। कल आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन है, और आयरन के चारों तरफ 4 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम बताइए। तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट आपके क्लोरोफिल में भी है। और अगर पूछ ले दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या और डिफरेंस क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आयरन है। और अगर बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो एक प्रकार से इन चार दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट कॉमन है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, एक के पास आयरन है, दूसरे के पास मैग्नीशियम है। तो ये बात आपको मोस्टली पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, ये इनमें से कोई भी एमसीक्यू
की फॉर्म में या 1 मार्कर की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। तो ये चीजें प्लीज आपने बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें पूछी जा सकती है। Considering the above information, which element of hemoglobin is most likely responsible for the red color of our blood? तो रेड कलर ऑफ आवर ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखिए, ये तीनों के तीन तो उसके चारों तरफ प्रेजेंट थे, तो मेन जो है वो आयरन है। मेन कौन है? आयरन। तो आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर के लिए जो हीमोग्लोबिन में रिस्पॉन्सिबल है वो आयरन होता है, Fe होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है। इस डिटेलिंग को अच्छे से नोट करना, एक एक चीज को समझना है। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि बोर्ड सिर्फ आपको एक चीज नहीं दे रहा है, बोर्ड आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आज जो आपको नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन है सर, पर ये कल किसी का आंसर भी बन सकता है। तो प्लीज मेक इट श्योर कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलिए हम जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैनी प्रोसेस हैपन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट बॉडी, जो हमारी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉट वी ओनली, हम नहीं, प्लांट्स भी है वहां पे। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जब बात की जाती है, दोनों में एक प्रोसेस कॉमन भी पाई जाती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। बिकॉज कैसे क्या कह रहा है यहाँ पे केस स्टडी के अंदर, तो हम देख सकते हैं केस स्टडी में हमें क्या कह रहा है। बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपलर वन से क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। यानी बिल्डिंग हो रही है, यानी फॉर्मेशन हो रही है। और कॉम्प्लेक्स से वापिस जब सिंपलर बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म का मतलब हुआ सिंपलर से हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया, और कॉम्प्लेक्स से जब सिंपलर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म बोलेंगे। यानी ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। तो ये तो केस स्टडी हमारे माइंड में क्लियर हो गई है। तो अब आंसर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस कैन बी कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म? इनमें से कौन सी प्रोसेस एनाबोलिज्म मानी जाएगी? देखिए, नॉर्मल सी बात है, पहले तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, तो यहां तो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। तो ये तो एनाबोलिज्म है ही नहीं, ये तो कैटाबोलिज्म हो रही है, साफ सी बात है, कैटाबोलिज्म हो रही है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन की अगर बात करो तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जा रही है, और ऑक्सीजन क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रही है। क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में क्या होता है? बर्निंग ऑफ फूड। यानी कॉम्प्लेक्स से आप क्या बना रहे हो? कॉम्प्लेक्स से आप बना रहे हो सिंपलर, और कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आती है फोटोसिंथेसिस। सर जी फोटोसिंथेसिस क्या है? अब जरा, अब फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो CO2 प्लस H2 यानी सिंपलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। तो मेरे पास 6 आगे यहाँ पे बैलेंसिंग करके तो ग्लूकोज बन रहा है। यानी सिंपलर से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म बोलेंगे। तो हमारे सामने क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि इनमें से ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा है? आंसर नंबर 4 हमारा बन जाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिज्म प्रोसेस। अब पेपर में तुमसे पूछ ले कैटाबोलिज्म कौन सी है इनमें से, तो आपके सामने क्लियर है सर जी, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। और क्लियरली एक ही चीज कहने की बात कोशिश कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका किसी ना किसी का आंसर भी, और जो ऑप्शंस है वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपसे पूछी जा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन या इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से टर्म्स और एनी MCQ, और इन द सब्जेक्टिव फॉर्म कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है। तो फटाफट इसको नोट करें, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एक चीज को समझना है। अगर जब चीजों को समझोगे तभी जाके बातें क्लियर होंगी, और बातें क्लियर करने का बेनिफिट ये होगा, किसी प्रकार से कोई मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, मेरी थोड़ी आवाज आज खराब है, तो थोड़ी वॉल्यूम में थोड़ा धीरे रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनना है। तो किसी भी प्रकार से आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है,
अब जरा इस डायग्राम को देखिए, अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो मोस्टली बच्चों को इस समय ये डायग्राम आता है, सभी जानते हैं सर जी ये डायग्राम किसका है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। गिवन बिलो अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिया गया है। तो नेफ्रॉन के डायग्राम अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखें, पहले तो हमें लेबलिंग पता होनी चाहिए, ये है क्या, यहाँ पे ये पी कौन है, ये पी कौन है, अफेरेंट आर्टरियोल है, क्यू कौन है, ग्लोमेरुलस है, आर कौन है, पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एस कौन है, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, लेबलिंग क्लियर है, अब इनके फंक्शन क्लियर होने चाहिए। अब हमसे पूछा है फिल्ट्रेशन कहाँ होती है जी, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में कहां पे, ग्लोमेरुलस में। दिस इज अ बोमेन कैप्सूल। डन है जी। और क्या पूछ रहा है हमसे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होती है। डन है जी। अब आंसर हमारे सामने है, किस किस को पिक करूं, क्यू और आर, और क्यू और आर कहां है, ये आंसर नंबर। कितनी देर लगी, बिल्कुल भी देर नहीं लगी। क्या चाहिए था, डायग्राम आना चाहिए था, डायग्राम मुझे आता है। और क्या चाहिए था, फंक्शन आने चाहिए थे, वो भी मुझे हो गए। यानी आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ साथ जो भी लेबलिंग आप करते हो, जो भी लेबलिंग आप करोगे, उनके फंक्शन साथ साथ लिख लो। अगर आप ये काम कर लेते हो साथ साथ, मैं कहता हूं आपका काम डन है। कि आपने एक स्लिप बनाई, उस स्लिप पे आपने कोई डायग्राम बनाया, उसकी लेबलिंग की, और लेबलिंग के साथ साथ आपने उसका फंक्शन लिख दिया। ये काम अगर आप करते हो, मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी। अब दिक्कत क्यों आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है बिकॉज आपने वो स्लिप बनाई ही नहीं है। यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल, कि फाइनल में बनाएंगे। माय डियर, अगर फाइनल में बनाने बैठोगे तो इस समय कर क्या रहे हो, तो इस समय तो हमें अपना रॉ मटेरियल तैयार करना, रॉ मटेरियल तैयार करने का इससे बढ़िया टाइम कुछ भी नहीं है। फाइनल में तो आपने एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, और वहां जाके चिपका देना सारा काम। और वो तभी होगा जब मेरे पास से मेरा सारा काम डन होगा, तो मैं सारे आंसर कर पाऊंगा, सारी चीजें मेरी प्रॉपरली हो पाएगी। बट द थिंग इज दैट मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, और करना कब आएगा, जब मुझे पता होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज जल्दी से जल्दी सारे डायग्राम्स बनाए, अगर नहीं बनाए हैं, और डायग्राम को फॉलो करते हुए फटाफट माय डियर, उसमें देखिए आंसर नंबर 3 है इसका भी, तो फटाफट आप लोगों ने उनके फंक्शंस भी लिख लेने हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से रीड करिए। विच रो इन द टेबल शोज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन एंड इन ईस्ट। तो ह्यूमन और ईस्ट के अंदर इनमें से कौन सा आपको सही चीज बता रहा है। अब पढ़ के तो आए हो, पढ़ के क्या आए हो, वो त्रिशूल सबको आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी त्रिशूल, अरे भाई बिल्कुल सही है, त्रिशूल तो हमें आता है। त्रिशूल में सबसे पहले कौन था, अरे भाई क्या कर रहा है। त्रिशूल में सबसे पहले कौन था, त्रिशूल में सबसे पहले ग्लूकोज था। ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट बना जी, पायरुविक बन गया। तो इसके बाद क्या हुआ सर जी, ईस्ट में आ गए, और किस में आए, मसल्स में आ गए। ठीक है, मसल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। हमसे माइटोकॉन्ड्रिया तो पूछ नहीं रहा। इन दोनों के अंदर क्या हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अब ईस्ट में क्या बन रहा है, ईस्ट में आपको पता होना चाहिए क्या बन रहा है। जब फर्मेंटेशन होती है तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा जी, बिल्कुल है जी, इथेनॉल बन रहा है। और क्या बन रहा है यहाँ पे, और क्या बनेगा इथेनॉल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ओके, मसल्स में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है जी, प्लस एनर्जी। ओके, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आ रहा है जी, CO2 आ रहा है, H2 आ रहा है, और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रही है। वही मैंने जो अभी पीछे कहा था, पीछे क्या बोला था, स्लिप बनानी है जी। तो स्लिप क्या बनानी है, स्लिप इसकी बनानी है जी। ये त्रिशूल याद होना चाहिए, ये त्रिशूल अगर याद है, यहाँ पे जो मर्जी मुझसे पूछे, नंबर ऑफ कार्बन पूछ ले, ठीक है, वो भी मुझे आते हैं। कुछ भी पूछ लेगा वो मैं आराम से डिफाइन कर दूंगा कि ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बनेगी। तो आप एक चीज देख सकते हो, अगर ये त्रिशूल मुझे आता है, भगवान शिव का त्रिशूल के बारे में पता है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस अगर मुझे आती है, मैं आराम से इस चीज क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। तो मैं फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। तो जवाब क्या बनता है इसका, आंसर नंबर 2 बन जाता है। अब इसका आंसर नंबर 2 कैसे बन गया, तो आपके सामने है।
तो लैक्टिक एसिड बिल्कुल बनता है जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। लैक्टिक एसिड नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये रहा जी आंसर। दोनों आंसर आपके सामने है, देख सकते हो, तो आपके सामने आंसर लिख के पढ़े। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती। अगर मुझे कंप्लीट नॉलेज है इस चीज की तो मैं इसका आंसर बिल्कुल दे सकता हूँ जी। बिल्कुल आंसर इजी था। आंसर मुश्किल किसने बनाया? आंसर मुश्किल बनाया उस बच्चे ने जिसको एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं आती है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट नहीं आता। बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। बट द प्रॉब्लम क्या है कि वो से वेट कर रहा है कि कब मैं गलतियां करूं और मेरे नंबर में दान में दे आऊं। अरे भाई, दान में नहीं देने, नंबर छीनने हैं। नंबर छीनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मुझे वो सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, पर द थिंग इज दैट यहाँ पे कुछ बातें हो रही है। बातें कुछ डिजीज के बारे में बात हो रही है। तो डिजीज के बारे में जब बात हो रही है तो आपसे पूछ क्या रहा है? वो बेसिक सी बातें पूछ रहा है आपसे। बेसिक सी बात कहने का मतलब, क्यों मैं बेसिक इसको कह रहा हूं? बेसिक इसलिए कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये हमसे गैस्ट्रोपैरेसिस इज अ डिजीज इन विच द मसल ऑफ द स्टमक बिकम पैरालाइज एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो हमसे कह रहा है गैस्ट्रोपैरेसिस एक बीमारी है जिसमें जो पेट की हमारी जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती। यानी जब तक स्टमक हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा तो फूड जो है वो चर्न नहीं होगा, यानी पुश नहीं होगा, अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा एचसीएल के साथ। फूड हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो ज्यादा फैटी फूड होता है वो डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता एंड द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक नॉट पॉसिबल। Which of the following food would be advised to a patient suffering from gastroparesis? जिसको गैस्ट्रोपैरेसिस हो गई है बीमारी, उसको डॉक्टर किस प्रकार की डाइट पे रखेगा? तो वो डाइट आपको पता होनी चाहिए। उसने साफ आंसर दे दिया सेकंड पॉइंट के अंदर आपको। वो कह रहा है फूड हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हाई इन फैट कौन कौन से? चिकन फैट ही है, फ्राइड चिकन, फ्राइड राइस फैट, आइसक्रीम एंड मिल्क फैट। तो बचा कौन सा है? वन, सूप एंड जूस ओनली। अब इसमें तो क्या टिक करना है मुझे? तो टिक कर दिया, लो जी, सूप एंड जूस ओनली इज द आंसर। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड में हमें आंसर दे रहा है। तो अगर दिमाग हम दौड़ाएं, तो ब्रेन जब हम दौड़ाएंगे तो यही तो चीज लेके जानी है पेपर के अंदर। तो हमारा काम बिल्कुल इजीली हो जाएगा जी, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इजी बनाना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं बनाना, इजी बनाना है। और इजी मैं जानता हूं जो बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो इस काम को बहुत इजी बना देंगे। इजी इन द सेंस कहने का मतलब वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो आंसर नंबर 1 यहाँ पे साफ आ रहा है कि आंसर नंबर 1 है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? Which row of the table given below correctly give the movement of gases across blood and cell? तो कौन सा है जो हमें करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है कि जो ब्लड है, ब्लड और सेल के बीच में जो गैसेस फ्लो हो रही है वो बिल्कुल ओके हो रही है। तो अगर हम इस पे जाएं तो जो कॉम्बिनेशंस है हमें क्या दे रखे हैं? पी क्यू आर एस दे रखे हैं। अब पी क्यू आर एस दे रखे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा सही फॉलो हो रहा है। अब सही फॉलो कौन सा हो रहा है वो आपको देखना है कि सीधी सी बात है कि जो गैसेस का फ्लो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? डिफ्यूजन पे बेस है, ऑस्मोसिस पे बेस नहीं है। तो डिफ्यूजन कहने का मतलब हमने डिफ्यूजन ढूंढना और कुछ भी नहीं ढूंढना यहाँ पे। तो मैं तो सीधा सीधा देखूंगा तो एस नंबर पे जाऊंगा। एस नंबर पे क्यों जाऊंगा? यहाँ पे जो एस नंबर इसको माना गया यहाँ पे, तो ये जो एस नंबर है यहाँ पे देखो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आरबीसी सेल्स फ्रॉम आरबीसी टू सेल, ठीक है। सेल को गया डिफ्यूज हुआ सेल के अंदर, सेल से प्लाज्मा और प्लाज्मा से डिफ्यूज हो गया प्रोसेस। तो यही प्रोसेस को हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसको हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? आंसर नंबर क्या है इसका? 4 है, ठीक है जी। 4 आ गया हमारा, बिल्कुल सही हमने टिक किया था यहाँ पे, 4 ही हमने बोला था। अब जरा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। तो CO2 जो है वो किसमें सबसे ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो जरा जानना है। फिर से त्रिशूल का क्वेश्चन है। तो त्रिशूल में दो जगह हमारा बना था कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज से जो पी बनाया और पी से हमने जो ईस्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट बना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बना था? हमारा बना था इथेनॉल और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ था? CO2। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की
तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे क्या हो रहा था, CO2 बन रहा था, साथ में वाटर था, और दोनों पे क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब ये हमसे CO2 के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, CO2 के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक्स इज मोर देन वाई। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो CO2 होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 होगी वो ग्रेटर है एनरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। दूसरा कह रहा है एक्स इज लेस देन वाई, तो एक्स एरोबिक जो है वो लेस देन है वाई एनरोबिक से। देन थर्ड कह रहा है इक्वल टू वाई, नहीं हो सकता जी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बची है, मोर देन या लेस देन। तो फटाफट मुझे कमेंट करें क्या आंसर आपका बनता है, फटाफट फटाफट कमेंट करें क्या आंसर आपका बनता है। मेरा तो आंसर आ गया है कि आप जानते हो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा CO2 पैदा होगी। बिल्कुल सही है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 के जो कंटेंट होगा मोर होगा एज कंपेयर टू एनरोबिक के। तो आंसर नंबर हमारा क्या बन गया, 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमें प्रॉपर्ली आने चाहिए समझ में, कि हमारी कोई भी डाउट, कोई भी चीजें क्रिएट हो रही है तो वो हमें क्लियरली माइंड में फिट होनी चाहिए कि ये सारी चीजें हमारी सही से जा रही है और एक एक चीज को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी लाइक और बेल बटन जरूर दबा दे, और अच्छे अच्छे कमेंट आपने करने हैं, और जो भी चीज आपको पसंद आई है उस चीज को लिखते चले जाइए। कोई भी चीज आपने यहाँ पे छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसी प्रकार के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट हम इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहते हो, क्या आंसर आपका बनेगा, जल्दी बताइए। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ गए हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन ड्यूरिंग व्हिच ब्लड इज पास थ्रू लंग्स एंड हार्ट, state the route of the first and the second circulation through the chamber of the heart and explain the usefulness of such circulation in human। फटाफट जानते हो सभी क्या होता है। तो देखिए सामने डायग्राम आपके आ गया है, ये डायग्राम सभी जानते हो, ये डायग्राम क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा है, स्टेट द रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सर्कुलेशन। तो पहली और सेकंड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, पहली सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रही, लंग्स से गए, लंग्स से कहां गए, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहां पे आ गए, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां पे आ गए हम, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता, ये थोड़ा मिस हो गया। तो यहां से लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर मेन आर्टरी, और फिर बॉडी ऑर्गन के पास आ गए। यानी अगर हम इसको याद करें तो कैसे याद कर सकते हैं, पहला सर्कुलेशन L प्लस PV प्लस LA प्लस LV, LV के बाद MA, और MA के बाद बॉडी ऑर्गन पे हमने ब्लड को छोड़ दिया। यानी लो जी, पवला लव हिज मां, पवला अपनी मां को बहुत प्यार करता है, ये हमारा पहला सर्कुलेशन। और ये किसका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। पवला, पवला PV, ठीक है, लंग्स से स्टार्ट हुए, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हम कहां गए, मेन आर्टरी जिसको एओर्टा कहते हैं, और बॉडी ऑर्गन में हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट सर्कुलेशन। अगर हम बात करें सेकंड सर्कुलेशन की, तो सेकंड सर्कुलेशन क्या कहता है यहाँ पे, बॉडी ऑर्गन, चलो जी, बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हम कहां पे आ गए, मेन वेन, चलो जी, मेन वेन से कहां आ गए, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो यहां पे क्या बन गया, वो मावरा रप्पा, मोरावरा रप्पा। तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। तो ये सेकंड सर्कुलेशन है, और ये सेकंड सर्कुलेशन हमारे लिए दोनों सर्कुलेशन जरूरी है, क्योंकि ये दोनों के दो हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, और यहां से हमारी क्या पास आउट हो रही है, CO2 गैस यहां से जा रही है, और CO2 कहां पहुंच जाएगी, लंग्स में, लंग्स इसको बाहर दे देगा, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी।
तो बड़ा इजी सा था क्वेश्चन, क्योंकि डबल सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करके जाना है, और इसी डायग्राम पे सारा का सारा बेस है। तो सामने आप इसको याद कर सकते हो। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो लंग्स से हार्ट तक कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, तो हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड लेके जा रही है, पा, और यहां पे पीवी। ठीक है जी, तो पीवी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ठीक है जी, ये अच्छे से रिवाइज करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। तो आज जो हमने सारी चीजें डिस्कस की है मेनली, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिस्कस करी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेलिंग में इस समय समझाए हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और करना है। कोई भी डाउट आती है, मैसेज जरूर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। मैं वही क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक एक चीज को बड़ा डिटेल में फिक्स में लेके आ रहा हूं, और सारे फैक्ट आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने रखूंगा कि एक भी चीज छोड़ के नहीं जानी है। किसी ना किसी वे से आपने जो चीज कर ली वो आपके नॉलेज में रहेगी, आपके ब्रेन में रहेगी, दिमाग में, वो आपको रिप्लाई आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूं नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ। हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में और अच्छी डिटेलिंग के साथ। तो जाने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मास्टर जी क्लासेस को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।